हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। हम जो है रिटेल मैनेजमेंट के थर्ड चैप्टर की बात कर रहे थे, रिटेल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। मैंने प्रोसेस कराई थी, उसके बाद आज हम इंटरनेशनल एक्सपेंशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, हमने एक रिटेलर ये चाहता है कि उसका प्रोडक्ट जो नेशनल मार्केट में सेल हो रहा है वो इंटरनेशनल मार्केट में कैसे सेल किया जाए। Internationalization of retailing means expanding the business operations in area which are different in terms of regulation। कहते हैं कि इंटरनेशनलाइजेशन में रिटेलिंग का मतलब ये है कि जब आप अपने बिजनेस ऑपरेशन को डिफरेंट एरिया में, उसके सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट में, इकोनॉमिक सिस्टम में, कंडीशन में, पॉलिसीज़ में, रिटेल स्ट्रक्चर में, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जब वहाँ पर इस्टेब्लिश करते हो तो वो आपका इंटरनेशनलाइजेशन कहलाता है। अर्ली स्टेज में क्या होता था कि डे बाय डे अगर आपका रिटेलर एक सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाता है। सैचुरेशन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें आप अपने बिज़नेस को जितना चाहो उतना एक्सपेंड कर सकते हो थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़ एंड वेरियस प्रमोशनल थीम्स के थ्रू। कहते हैं कि अगर आपने अपना प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना है तो एक रिटेलर को वहाँ के सोशो कल्चर इन्वायरमेंट को समझना पड़ेगा और उसी के हिसाब से अपने बिज़नेस को ऑपरेट करना पड़ेगा। इसमें कुछ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी आते हैं, कुछ डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट भी आते हैं। डेमोग्राफिक में आपने पॉपुलेशंस फीचर जिसमें उसका इनकम लेवल, एज ग्रुप, उनकी परचेजिंग पावर, लिटरेसी रेट, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने बिज़नेस को ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें देखो एक डायग्राम बना हुआ है, उसके हिसाब से हम बात करेंगे। जैसे पहला वर्ड है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में क्या होता है कि जब एक होम और पेरेंट जो रिटेलर है वो फॉरेन कंट्री में अपने बिज़नेस को सेल करना चाहता है, फॉरेन कंट्री में अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है, अपना रिटेलर शॉप ओपन करना चाहता है, जिससे कि और ये ऐसा तब हो सकता है जब हमें कस्टमर का रिस्पांस बहुत अच्छा मिलता है। तो उस केस में एक रिटेलर क्या करता है, उस कंट्री में जाके अपने ही ब्रांड नेम से शोरूम को ओपन कर देता है। तो धीरे धीरे एक पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ हो जाती है। हम अपने बिज़नेस को थ्रू इंटरनेट और अदर टेक्नोलॉजी के थ्रू भी एक्सपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग क्या होती है। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग ये दो ऐसे एग्रीमेंट वर्ड्स हैं जिसमें रिटेलर दूसरे रिटेलर को अपने गुड्स को यूज़ करने का राइट जो है अनदर कंपनी को, अनदर रिटेलर को दे देता है कि वो फॉरेन कंट्री में उसके ब्रांड नेम के साथ उस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल कर देते हैं। और जिसको वो राइट दिया जा रहा है वो उसके लिए कुछ कंपनसेशन, कुछ फ़ीस पे करता है। और ये आजकल ज़्यादा जो है पॉपुलर है। नेक्स्ट आता है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर दो कंपनी में किया गया, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए किया गया एक इस तरह का एग्रीमेंट है जिसमें ये होता है, मान लो जॉइंट वेंचर में दो कंपनी मिली, दोनों का ये टारगेट था कि हमने कम से कम 1-2 लाख की सेल करनी है। वो सेल जैसे ही आपको अचीव हो जाएगी, इट मीन्स आपका वो डेफिनेट पर्पस ख़त्म हो चुका है, अब नेक्स्ट से एक न्यू ड्राइव्ड होगा। तो यहाँ पर एक जॉइंट वेंचर में एक डोमेस्टिक कंपनी फॉरेन कंपनी के साथ जो है डील करती है। और ये चांस बहुत अच्छा होता है कि फॉरेन कंट्री में किस तरह से एक जो है डोमेस्टिक कंट्री कैसे जो है डील कर सकती है और कैसे एंटर कर सकती है। मर्जर एंड एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है कि जब आप एक दूसरी कंपनी को परचेजिंग कर लेते हो, मतलब घाटे में चलती हुई कंपनी को जब आप परचेज़ कर लेते हो तो उसे एक्विजिशन कहा जाता है। फॉरेन मार्केट में एंटर करने का ये सबसे अच्छा वे है। जैसे कि हम न्यू कंट्री में न्यू कंपनी को परचेज़ करते हैं तो वहाँ के कल्चर, फाइनेंस एंड बर्डन, ये सारे एरियाज़ को एक्वाइज़ किया जाता है। मर्जर का मतलब ये है जब दो कंपनी आपस में मिलकर एक नए कंपनी का नाम दे देती है तो उसे मर्जर कहा जाता है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक ग्रोथ। ऑर्गेनिक ग्रोथ में ये होता है कि अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए जिस प्रोसेस को अपनाया जा रहा है, एरिया को ऑपरेट करने के लिए, कस्टमर को बढ़ाने के लिए, उसके बेस को इंक्रीज़ करने के लिए अलग अलग कंट्रीज़ में, तो उसे ऑर्गेनिक ग्रोथ कहा जाता है। ये एक तरह का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है। इसमें उसका फॉर्मेट थ्रू रिटेलर किस तरह से उसकी कंट्रोलिंग करेगा, ग्रेट अमाउंट कैसे इन्वेस्टमेंट करेगा, ये सब आपके ऑर्गेनिक ग्रोथ में आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट की बात करी, लाइसेंसिंग की, जॉइंट वेंचर, मर्जर एंड एक्विजिशन, ऑर्गेनिक ग्रोथ। ये 5 ऐसे पॉइंट है जो इंटरनेशनलाइजेशन रिटेलिंग में हमारा हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है, कि मैनेजमेंट रिटेल ऑपरेशन ये कोई इजी टास्क नहीं है। इसमें बहुत सारे एफर्ट जो है डलती है, पूरी टीम इसमें डालती है। और मैनेजमेंट रिटेलिंग ऑपरेशन में हमें ये देखना है कि वहाँ का स्पेस कैसा होगा, स्टोर को कैसे ऑक्यूपाई करना है, प्रीमाइसेस क्या होगा, मतलब उसकी लुकिंग कैसी होगी, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन मैनेजमेंट में आता है। इसमें देखिए यहाँ पर एक फॉर्मेट सेट हो रखा है कि सबसे पहले हम स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रीमाइसेस मैनेजमेंट करेंगे।
स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि स्टोर मैनेजमेंट बिगिंस विद द प्रीमाइसेस। जब भी आप स्टोर को खोलने की बात करते हो तो आपके लिए माइंड में ये क्लिक होता है पॉइंट कि ये इसका प्रीमाइसेस कैसा होगा, इसका प्लेस कैसा होगा। ये बहुत ज़्यादा है। अगर अच्छी तरह से प्रीमाइसेस और प्लेस आपने सेलेक्ट कर लिया है अपने स्टोर को ओपन करने के लिए, तो फर्दर एक्टिविटीज़ जो है उसे हम कंटिन्यू करेंगे। ये सभी एक्टिविटीज़ हमें स्टोर और उसको कैसे डिज़ाइन करना है, कस्टमर की सर्विस कैसे दोगे, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ क्या होगी, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन और प्रीमाइसेस मैनेजमेंट का रोल प्ले करता है। सेकेंड आता है सिलेक्शन ऑफ टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट का मतलब है कि रिटेलर जितने भी एफर्ट एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर को लेकर उसे ध्यान में रखकर करता है या उसी के हिसाब से अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है, उसी के हिसाब से अपना जो रिटेलर का जो आउटलुक तैयार करता है, उसको हम टारगेट मार्केट कहते हैं। और टारगेट मार्केट जो है ऑपरेशन मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है ये। नेक्स्ट आता है आपका, देखो अगर आपने रॉन्ग टारगेट मार्केट सेलेक्ट करी, मतलब आपने कस्टमर की सिलेक्शन ही गलत कर ली, इसका मतलब जितने भी एफर्ट्स उसके बाद किए गए थे वो सब आपके वेस्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है इन्वेंट्री एंड डिस्प्ले मैनेजमेंट। इन्वेंट्री का मतलब है स्टॉक को किस तरह से दिखाना है, कैसे अरेंज करना है। स्टॉक में ये भी देखना है कि आपने कितना स्टॉक मंगवाया है, कितना फर्दर आपको रिक्वायरमेंट है, ये सब स्टोर में आता है। डिस्प्ले का मतलब है कि आउटलुक ऑफ द स्टोर की आउटलुक कैसी है, उसका अरेंजमेंट स्टोर के अंदर कैसे किया है, ये सारी चीज़ें जो है डिस्प्ले मैनेजमेंट के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ रिसीप्ट। रिसीप्ट मतलब रिटेलर ने जो डीलिंग की है कस्टमर के साथ, फिर वो कैश में भी कर सकता है, क्रेडिट में भी कर सकता है। अगर कैश में किया तो उसका बिलिंग सिस्टम क्या रहा, अगर इन क्रेडिट में किया तो डेटर से कितने टाइम के बाद वो पैसा रिसीव हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट ऑफ रिसीप्ट वो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है। फिर रिटेलर क्या करता है, ऑफ सीज़न में या फिर सीजनल में, जैसे फेस्टिवल सीजन्स वगैरह आते हैं तो कस्टमर को जो है 0% फाइनेंस से जो है ऑर्डर करवा देता है। ये सब ऐसा कि ये ऑफर्स कस्टमर को इसलिए लिए जाते हैं ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो, इनकरेज हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिमांड क्रिएट करे। नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट आता है कस्टमर सर्विस है। कहते हैं कस्टमर सर्विस स्टार्टिंग में, बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर। किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हुए, खरीदने से पहले, ड्यूरिंग में और आफ्टर में जितनी भी एक्टिविटीज़ की जा रही, रिटेलर जितनी भी एक्टिविटीज़ दे रहा है उनको पहले, दौरान या फिर बाद में, तो वो सब कस्टमर सर्विस में आ जाती हैं। इट इंक्लूड प्रोवाइडिंग गुड शॉपिंग एक्सपीरियंस टू द कस्टमर इन फॉर्म ऑफ ईजी फाइंडिंग ऑफ प्रोडक्ट इन द स्टोर, ईजी बिलिंग। इट ऑल्सो इंक्लूड प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल सर्विस। देखो आफ्टर सेल सर्विस में हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की इंस्टॉलेशन हमारे घर पर हो और हमें बेटर से बेटर सर्विसेज दी जाए, हमारे प्रोडक्ट की रिपेयरिंग होनी चाहिए, गारंटी वारंटी हमें मिलनी चाहिए। ये सब कस्टमर सर्विसेज का ही एक पार्ट होता है। 6 पॉइंट आता है मैनेजमेंट ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटी। प्रमोशनल एक्टिविटी में वो सारी एक्टिविटीज़ आती है जिसमें रिटेलर बहुत अपने एफर्ट्स डाल देता है कि उनका प्रोडक्ट कैसे सेल हो। तो थ्रू एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, इन सब मेथड्स को यूज़ करके ये सब क्यों किए जा रहे हैं, ताकि कस्टमर को उनके प्रोडक्ट के साथ अवेयरनेस प्रोवाइड की जा सके। 7 पॉइंट आता है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। देखो फाइनेंस के बिना तो बिजनेस या फिर स्टोर कोई ऑपरेट ही नहीं हो सकता। तो अगर हम कहेंगे कि टोटल रिसिप्ट और टोटल एक्सपेंडिचर दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस होगा उसे प्रॉफिट में हम काउंट करते हैं। फाइनेंस में 3 तरह के डिसीजन जो है लिखे जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट आता है ऑपरेटिंग डिसीजंस। ऑपरेटिंग डिसीजंस जो है डे टू डे एक्टिविटीज़ कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी डे टू डे एक्टिविटीज़ की जा रही है वो सब ऑपरेटिंग डिसीजंस में काउंट होती है। ये डिसीजन रूटीन इन नेचर के होते हैं बिकॉज ये डे टू डे एक्टिविटीज़ में काउंट होते हैं। इसमें जो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का रोल सबसे ज़्यादा रहता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या होते हैं, देखो इन्वेस्टमेंट यानी कि पैसा जब आप किसी स्टोर में, प्रीमाइसेस में लगा रहे हो तो क्या सोच समझ के लगा रहे हो, वो फिक्स्ड है, फ्लक्चुएटिंग एसेट्स है, करंट एसेट्स है, क्या है। जनरली ये सब जो डिसीजंस है वो बहुत ध्यान में रख दिए जाते हैं क्योंकि ये सब लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं। तो आपने लैंड कैसे खरीदी, बिल्डिंग, मशीनरी, इन सब के ऊपर पैसा लगाने से पहले जो है रिटेलर जो है काफ़ी चीज़ों को केयरफुली एनालाइज करता है। उसके बाद जो लास्ट आता है इसमें वो आता है फाइनेंसिंग डिसीजन। देखो यहाँ पर फाइनेंसिंग डिसीजन आर रिलेटेड टू द अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस फॉर एक्वायरिंग दी फिक्स्ड एसेट्स, कि आपने उस फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए वो पैसा कहाँ से अरेंज किया, डिविडेंड का डिसीजन कैसे लिया, डेब्ट इक्विटी रेशियो कैसी होगी, बिजनेस की मैनेजमेंट करते हो प्रॉपर तरीके से उसको कैसे एनालाइज करोगे, ऑप्टिमम बैलेंस कैसे क्रिएट होगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस जो है बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर ये जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट इन रिटेल है ये आपका 4 मार्क्स में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। तो आपने इसको बहुत अच्छी तरह से एनालाइज करता है। अब नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी वो आएगी टूल्स फॉर कंडक्टिंग सिचुएशनल एनालिसिस, जिसमें हम स्वॉट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।